गुड आफ्टरनून। चलें, शुरू करें। कल एरोमेटिसिटी हमने स्टार्ट करी थी। मैंने सबसे एंड में मैंने एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में आपको बता दिया था कि वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो एरोमेटाइप स्मेल होती है। एरोमेटिसिटी के लिए हमने 4 इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी। पहली इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हर एटम sp2 होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़ी थी हमने? कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए। और चौथी इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी थी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा रूल हो जाता है बेटा? हकल्स रूल हो जाता है। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी। मैंने एक एग्जांपल भी आपको बताया था बेंजीन का, जिसके बेसिस पे हमने बात करी थी कि देखो ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक भी होता है, उसका हर एटम sp2 भी होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको क्या बताई थी? तीसरी, पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड भी है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको क्या बताई थी? चौथी इंपॉर्टेंट बात कि उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हकल्स रूल फॉलो हो रहा है। फिर हमको ये था कि भाई पाई इलेक्ट्रॉन में कितनी लोन पेयर गिनेंगे, लोन पेयर सारी गिनते नहीं गिनते, क्या इश्यूज है पाई इलेक्ट्रॉन के, तो अभी उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है वाली बात। तो वो सारी चीजें पढ़ने के पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया जो है, कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी हमने बात करी थी। अब हम नेक्स्ट लिख रहे हैं कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिसिटी। कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिसिटी। मैंने आपसे कहा था हम किसी भी कंपाउंड को देखकर 3 तरह की बातें कमेंट कर सकते हैं। या तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, या तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, या तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं कंडीशंस फॉर एंटी एरोमेटिसिटी। ठीक है, मैं आपको सीधा शिवांश सर का नंबर दे देती हूँ, उनका व्हाट्सएप नंबर। बेटे मैं शिवांश सर का आपको नंबर दे रही हूँ। अच्छा, क्लास तो चालू हो गई देवी, क्लास हैज बीन स्टार्टेड। हाँ, ये नंबर मैं आपको दे रही हूँ। आपको जो भी दिक्कत है कि भैया हमको हमारा नाम ग्रुप में ऐड नहीं है, बिकॉज मैं उनको जितने भी नंबर भेज रही हूँ, जो लोग बोल रहे हैं हमारा नाम एडेड नहीं है या हमारा नंबर एडेड नहीं है, उनमें से 70% से ज्यादा नंबर एडेड है। तो उन्होंने सर ने ये कहा कि या तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है ब्रॉडकास्ट मैसेज का मतलब क्या होता है, या तो फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं एक ही घर में रह के। तो मैं आपको उनका नंबर दे देता हूँ, आपको जो भी दिक्कत है आप सीधा हो, क्योंकि मुझे तो रोज ही कम से कम 50 मैसेज आ रहे हैं, मैम हमारा भी नंबर ऐड करा दो, मैम मेरा ये वाला नंबर भी ऐड करा दो, मैम मेरा वो वाला नंबर भी ऐड करा दो। तो बेटा अभी आप भी थोड़ा समझो ना, क्राइसिस का टाइम में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है ना, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी आज से नए मैसेजेस आना शुरू हो गए मेरे पास, मैम आज का शेड्यूल नहीं आया, मैम अरे आज का शेड्यूल कैसे आएगा बेटा? 31 मार्च तक का पूरा शेड्यूल तो आपको एक बार में भेज दिया। आप थोड़ा सा आईक्यू लगाओ ना, उसमें डेट वाइज आपको सारा शेड्यूल सारे टेस्ट दिए हुए हैं, तो फिर आज का शेड्यूल कैसे आएगा आपको? ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं, ये आप देखो, आप बहुत ही ज्यादा आप एक तो लैग करते हो, और एक तो कभी भी आपकी नींद खुल जाती है और कुछ भी पूछने बैठ जाते हो बस। ठीक है, तो थोड़ा सा समय भी देखें आप लोग, कैसा समय चल रहा है, बड़ी दिक्कत है। ठीक है ना। तो और अभी जो लोग भी मतलब अपने क्या कहते हैं सोच रहे हैं संडे का टेस्ट मिलेगा, अभी तो पता नहीं भैया क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। वैसे अभी कोशिश करी हमने, सिस्टम थोड़ा सा घर पे ही डेवलप करने की, हार्ड डिस्क ले आए हैं, पेपर्स वगैरह कोशिश कर रहे बना दे तुमको। फिर क्या होता है कि जैसे मैसेज करते हैं या आप जो भी करते हैं उसमें भी दिक्कत है, अभी उसमें लिंक भेजने में भी बहुत सारी दिक्कत है। काम चल रहा है, पूरी कोशिश करेंगे तुमको डेली बिजी रखे। तुम अभी डेली की चिंता मत करो, अभी 31 मार्च तक का जो शेड्यूल है ना उसको फॉलो करो। उसके बाद बीच में उसके बाद कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाएगा, तुमको पेपर मिलना शुरू हो ही जाएंगे। ठीक है ना। फ्लूइड्स की बुकलेट कल सर ने ब्रॉडकास्ट मैसेज पर सबको भेज दिए। अब जिस किसी को लग रहा है कि मुझे नहीं मिली, जिस किसी को भी लग रहा हो, मैंने ये नंबर लिख दिया है, आप इस पे मैसेज कर दे और आप पूछ ले कि भाई मुझे बुकलेट क्यों नहीं मिले। मेरी बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप कॉल नहीं करेंगे, आप सिर्फ मैसेज करके पूछेंगे।
ठीक है, आप सिर्फ मैसेज करके पूछेंगे, व्हाट्सएप यूज करेंगे, आप सिर्फ मैसेज करके पूछेंगे कि आपको कोई चीज नहीं मिल रही हो तो आप सामने वाले को परेशान ना करें। आप बहुत कॉल करते हैं, आप बहुत परेशान करते हैं। मुझे आप कॉल करेंगे, सर को कॉल करेंगे, तो हम तो फोन उठाएंगे ही नहीं, क्योंकि कन्वर्सेशन का कोई मतलब ही नहीं है। जो भी है बात शॉर्ट में हो, आप शॉर्ट में बता दो क्या चाहिए, हम शॉर्ट में को दे देंगे। ठीक है, अब मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द पीपल आ गए हैं जितना मुझे लग रहा है। तो अब शुरू करते हैं कंडीशंस फॉर एंटी एरोमेटिसिटी। एक बार और अब ये नंबर मैं रहने दूंगी, मैं बाद में तुम्हें फिर एक बार बता दूंगी इस नंबर के साथ तुमको क्या करना है। चलिए, कंडीशन और एंटी एरोमेटिसिटी कोई खास बात नहीं है, एंटी एरोमेटिसिटी भी कंडीशंस मोर और लेस सेम ही है जो किसमें थी, एरोमेटिसिटी में थी। ठीक है, हाँ मेरे ख्याल में अन्वी चोपड़ा सबकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है, क्योंकि किसी ने मुझे नहीं बोला कि स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो आपकी स्क्रीन में ही कोई दिक्कत होगी बेटा। चलो, कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिसिटी में सबसे पहली कंडीशन से शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन वही घिसी पिटी, सेम टू सेम प्रायोरिटी ऑर्डर में। कौन सी आ गई यार, एक पेन तो गए, बहुत दिक्कत आने वाली भाई, थोड़ा ग्रीन से भी एडजस्ट करो। पहली कंडीशन कौन सी आएगी बेटा अपनी, साइक्लिक स्ट्रक्चर। कंपाउंड कैसा होना चाहिए बेटा, साइक्लिक होना चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था ना, एंटी एरोमेटिक बोलने के लिए भी कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। एरोमेटिक होने के लिए भी कंपाउंड कैसा चाहिए था, साइक्लिक। एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी कंपाउंड कैसा चाहिए बेटा, साइक्लिक। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाती है साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाद। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या आएगी बेटा आपके पास, दूसरी आएगी ईच एटम मस्ट बी sp2। each atom must be sp2, दैट इज प्लेनर। कंपाउंड कैसा होना चाहिए बेटा, प्लेनर। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्लेनर। हर एटम sp2 होना चाहिए, पूरा के पूरा कंपाउंड क्या होना चाहिए बेटा, प्लेनर। ईच एटम मस्ट बी sp2। तीसरी कंडीशन होती कॉन्जुगेटेड सिस्टम। समझ रहे हैं आप, शुरू की तीनों कंडीशन दोनों के लिए क्या है, सेम। एरोमेटिसिटी में भी यही तीन कंडीशन थी, एंटी एरोमेटिसिटी में भी यही तीन कंडीशन है। सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, मतलब तीन कंडीशन क्या आ गई, पहली साइक्लिक, दूसरी ईच एटम मस्ट बी sp2 दैट इज प्लेनर, तीसरी कंडीशन आ गई कॉन्जुगेटेड सिस्टम, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे होनी चाहिए, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डोन पे जो भी अवेलेबल है सब कुछ किस पर होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पर। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, उसके बाद फोर्थ कंडीशन आप देखें, उसके बाद आप कौन सी कंडीशन देखेंगे बेटा, फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या होती है, हैज 4n pi electrons, हैज 4n pi इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं मेरी बात, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 4n pi, मतलब n कैन बी जीरो, जीरो तो होगा नहीं, जीरो पाई इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, n कैन बी 1 2 3 4 से लेकर कोई भी n की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितनी होंगी बताइए भाई, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, या तो 4, या तो 8, या तो 12, या तो 16, इस टाइप से। अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 8 12 16 टाइप, 4n pi टाइप के, तो कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। इसका एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे इस कंपाउंड पे कमेंट करना है, इट इज एरोमेटिक और इट इज एंटी एरोमेटिक, मुझे कमेंट करना है। मैंने कहा ठीक है कमेंट करना है, तो सबसे पहले एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है, तो हमको कमेंट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला, सबसे पहले आप कंडीशन में क्या चेक करोगे कि साइक्लिक है या नहीं, आप साइक्लिक चेक करो। अगर साइक्लिक है, इट कैन बी एरोमेटिक, इट कैन बी एंटी एरोमेटिक, इट कैन बी नॉन एरोमेटिक ऑल्सो, पर उसके लिए बात करेंगे। दूसरी कंडीशन आ गई हमारे पास कि क्या हर एटम sp2 है, जरा चेक करो, हर एटम sp2 है, ये 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 एटम sp2 है। क्या हर एटम sp2 है बेटा, हाँ हर एटम क्या है बेटा, sp2, ईच एटम इज व्हाट, sp2। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है बेटा। तीसरी कंडीशन कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, मतलब पाई ऑर्बिटल्स कौन से कैसे होने चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पर। चेक करो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज, तीनों अल्टरनेट पोजीशन पे है, हाँ अल्टरनेट पोजीशन पे। इसका मतलब पहली दूसरी और तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, पहली दूसरी और तीसरी कंडीशन अच्छे से सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब तो अब हम चौथी पर जाएंगे, इट मे बी एरोमेटिक, इट मे बी एंटी एरोमेटिक, पर नॉन एरोमेटिक अब नहीं होगा कंपाउंड। अगर नॉन एरोमेटिक होता तो शुरू की तीनों में से कोई ना कोई वायलेट कर जाती, बट सिंस शुरू की तीनों सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब आइदर कंपाउंड इज एरोमेटिक और कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। तो आप देखो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं तुम्हारे पास, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में कितने हैं तुम्हारे पास, 4। कैसे, 1 2 3 4, इसमें तो कोई पाई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
एम्प्टी ऑर्बिटल, एंड सिंस इट इज एम्प्टी ऑर्बिटल उसमें ना कोई लोन पेयर है ना कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, और अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 है तो कंपाउंड को क्या बोलेंगे बेटा एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड क्या क्या बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। ठीक है वाली बात, ये हो गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, उसमें भी हमको बात करनी है कि क्या फायदा मिलेगा इससे ये कमेंट करने में कि कंपाउंड एरोमेटिक है कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। फिलहाल चारों कंडीशन देखो, नोट करो फटाफट। चले, नोट कर लिया। हाँ निखिल शर्मा समझा रही हूँ बेटा कि एंटी एरोमेटिक अलग से क्यों बताइए, बस 2 मिनट रुक जाओ, समझा रही बेटा मैं। बेटा लिख लिया, ये इरेज कर दो इसको। नहीं, अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता वो भी समझाती हूँ। अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो वो एरोमेटिक होता, पता है क्यों? लॉजिकली सोचो विशेष जैन, क्योंकि अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो देखो साइक्लिक तो है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। दूसरी कंडीशन ईच एटम sp2 है। अब याद है मैंने तुम्हें बताया था, एक बार नोट लिखवाया था कि नेगेटिव चार्ज जब कॉन्जुगेशन में होता है तो एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sp2। अगर तुम यहाँ गलती कर गए कि नेगेटिव चार्ज था तो मैंने तो sp3 मान लिया, तो मैं तुम्हारी को हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें साफ साफ ये बात नोट्स में लिखवाई टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में कि जब भी नेगेटिव चार्ज विल बी इन कॉन्जुगेशन तो एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा sp2। तो यहाँ पे एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp2, और डबल बॉन्ड वाले तो है ही sp2। अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, और 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का तो कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा एरोमेटिक। अगर नेगेटिव चार्ज जाएगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा एरोमेटिक। लेकिन अभी रुको, इतना मत सोचो, मुझे बता 15 मिनट का समय दो, 15 मिनट के बाद तो तुम खुद ही लिखने लग जाओगे, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। 15 मिनट के लिए रुक जाओ, ठीक है? आगे बढ़े, चलो कोई बोल ही नहीं रहा है कि नहीं बढ़ो, तो इसका मतलब मैं आगे बढ़ रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल भी लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, कंडीशंस फॉर नॉन एरोमेटिसिटी लिखो। कंडीशंस फॉर नॉन एरोमेटिसिटी। कंडीशंस फॉर नॉन एरोमेटिसिटी लिखो। कंडीशन फॉर नॉन एरोमेटिक बहुत सिंपल है। कंपाउंड्स which are neither aromatic nor anti-aromatic
are called non-aromatic compound. सिंपल प्यारी बोलते हैं ना, सस्ती सुंदर डेफिनेशन, कुछ दिक्कत ही नहीं, कुछ कंडीशन नहीं, कुछ नहीं, बस इतनी सी कंडीशन है कि कंपाउंड को ना एरोमेटिक होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक। अगर कंपाउंड ना एरोमेटिक होंगे ना एंटी एरोमेटिक होंगे तो उनको आग बंद करके कह दो कौन से कंपाउंड है वो, नॉन एरोमेटिक। मतलब ऐसे कंपाउंड जो शुरू की 3 कंडीशन में कोई भी कंडीशन वायलेट कर जाए उसी मोमेंट पर वो कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो कंपाउंड्स which are neither aromatic nor anti-aromatic are called non-aromatic compound. ओके बेटा, फटाफट लिख ली डेफिनेशन, क्योंकि हम मुद्दे पे आ रहे हैं। अब हम उस बात पे आ रहे हैं कि अब ये क्या है, ये क्यों बात कर रहे हैं, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, और हमारा क्या जा रहा है, कंपाउंड कुछ भी हो, हमको क्या करना, ये क्या क्या दिक्कत है, इससे क्या फर्क पड़ता है रिएक्शन में, क्वेश्चंस में, सॉल्वेंट में जाने के बाद कि वेदर कंपाउंड इज एरोमेटिक, वेदर नॉन एरोमेटिक, वेदर एंटी एरोमेटिक। अब हमको वो बात करनी, लिख लिया भाई इंग्लिश। तो अब जैसे हमने ये लिखा, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है, इसी के बाद रिलेटिव स्टेबिलिटी। सारा राज रिलेटिव स्टेबिलिटी में ही छुपा हुआ है। रिलेटिव स्टेबिलिटी, देखो रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसी होती है। रिलेटिव स्टेबिलिटी मतलब अब मेन बात आ गई है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मच स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स and are much stable than anti-aromatic compound. Are much stable than anti-aromatic compounds. बात को समझो, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है, अगर कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो रहा है, अगर कोई नॉन एरोमेटिक हो रहा है, ठीक है ना, देखिए आप समझने की कोशिश करो। एंटी एरोमेटिक इतने ज्यादा अनस्टेबल क्यों होते हैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, आप ही खुद सोचने की कोशिश करो। देखो एंटी एरोमेटिक को पता है कि कैसे भी करके मुझे बस 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए या मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबिलिटी मिल जाएगी, एरोमेटिसिटी। आप समझ रहे बात को, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन का ही डिफरेंस है। कहने का अर्थ है शुरू की 3 कंडीशन तो दोनों में ही सेम है, वेदर इट इज एरोमेटिक वेदर इट इज एंटी एरोमेटिक, बस डिफरेंस किस चीज का है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब अगली बात ये होती है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्यों इतने स्टेबल होते हैं, ऐसी क्या खास बात है एरोमेटिक कंपाउंड में कि वो इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये वाली बात हमें स्टार लगा के लिख देती हूँ हम कि स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड का जो कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ इट्स स्टेबिलिटी, ये हम एरोमेटिक कंपाउंड से चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना, आखिरी से तीसरा चौथा चैप्टर होता है, कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी विल बी लर्न्ड इन एरोमेटिक कंपाउंड चैप्टर। ये चैप्टर होता है हमारा, उस एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले जब हम चैप्टर बेटा देखो अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोमरिज्म, उसके बाद एक चैप्टर आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसमें हम मेनली पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ इलस्ट्रेशन के साथ कवर करते हैं। उसके बाद फिर हमारी जो एनसीईआरटी के हिसाब से हम वापस से एक चैप्टर को उठाते हैं और सारी रिएक्शन जो जो इंपॉर्टेंट आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से पढ़ते जाते हैं। जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो एक चैप्टर हम पढ़ते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर होता है। उस एरोमेटिक कंपाउंड में स्टार्टिंग में सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज ही हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है और क्या ऐसी खास बात है कि एरोमेटिक कंपाउंड इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इतने ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। ये हम पूरा स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे। फिलहाल हमको स्ट्रक्चर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस लेवल पे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, पर मैं आपको फिर भी एक छोटे से एग्जांपल से बात समझा सकती हूँ कि व्हाई इज दैट सो, कि माना मैंने एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल है, वो तो उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं, और वो पूरी तरीके से फिल्ड होते हैं, तो अब वो नहीं चाहते हैं, मतलब आप समझिए ना आपका पेट भरा हुआ है, अब आप नहीं चाहते हो, मतलब आप सेटिस्फाइड हो, आपने जो खाना खाया आप उससे खुश हो, अब ना उस खाने को आप निकालना चाहते हो, वॉमिट भी नहीं करना चाहते हो और ना ही आप और खाना चाहते हो, तो अब आप किस स्टेज पे आ गए, एक सेटिस्फेक्शन वाली स्टेज पे आ गए, बस मैं खुश हूं, अब मैं जो हूं जैसा हूं मैं खुश हूं।
और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसी चीज होगी? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का ये मतलब है कि बस एक रोटी और मिल जाए ना, एक रोटी, तो दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबिलिटी मिल जाएगी, मेरे को दुनिया का वो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कहने का मतलब शुरू की 3 स्टेज तो दोनों को ही सेम टू सेम मिली, वेदर इट इज एरोमेटिक वेदर इट इज एंटी एरोमेटिक। डिफरेंस जो है इसमें, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो एम्प्टी होते हैं, वो खाली होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अगर फिल हो जाए तो हमको दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि अब हम बहुत खुश हो गए, हमको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, हम इतने खुश हो गए। तो इनको पता है कि कैसे भी करके किसी भी चीज से यार मैं कैसे भी करके 2 इलेक्ट्रॉन ले लूं या अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, मुझे क्या मिल जाएगी? स्टेबिलिटी मिल जाएगी। समझ रहे आप मेरी बात? वो तो वही बात हो गई, देखो एक बच्चा जो है उसके 96% बनते हैं हर साल, एक बच्चा जो है उसके उसके कॉम्पिटिटर ही उसके 95% बने, और एक जो नॉन एरोमेटिक वाले हैं उनके जो है 60% बने। अब 60% वाला सोचेगा मैं तो वैसी खुश हूँ जिंदगी में, मेरे को क्या है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं ना 95 बना पाऊंगा ना 96 बना पाऊंगा, तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ अपने आप से। पर ये जो 95 वाला है ना, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है फिलहाल, सबसे ज्यादा दिक्कत में, वो सबसे ज्यादा बेचैन है, वो कुछ भी करके चाहता है कि यार मैं थोड़ी इतनी ज्यादा मेहनत कर लूं कि मैं इससे 1-2% ज्यादा बना लूं तो मेरी पोजीशन भी क्या जाएगी? फर्स्ट। समझ रहे? ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है टॉपर होने के, सारे क्राइटेरिया, बस इसको क्या चीज की जरूरत है? एक 1% एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है। वो कैसे भी करके अगर जैसे भी 1% एक्स्ट्रा मेहनत कर लेगा ना, तो उसको भी क्या मिल जाएगी? टॉपर की पोजीशन मिल जाएगी। समझ रहे हैं आप? और नॉन एरोमेटिक को तो पता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरी तो भी सही, या तो स्ट्रक्चर ही साइक्लिक नहीं होगा, या तो मेरे तो ईच एटम ही sp2 नहीं होगा, या मेरे तो कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा है मेरे में दिक्कत कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं ना ये कंडीशन ले सकता हूँ ना ये कंडीशन ले सकता हूँ, तो वो तो अपने आप में क्या हो गया? खुश हो गया, सेटिस्फाइड है, चलो इससे ज्यादा स्टेबल नहीं है लेकिन इसकी पूरी जितनी हालत भी नहीं है, कैसे भी करके 2% ले आऊं, 1% ज्यादा ले आऊं तो टॉपर बन जाऊं। समझ रहे हैं मेरी बात? यही कारण है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल एंड एंटी एरोमेटिक आर हाईली अनस्टेबल। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, कि कुछ भी करके बस 2 इलेक्ट्रॉन पाना चाहते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। सोचो ना, आपको पता है कभी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप मान लीजिए एक्स अमाउंट पे काम कर रहे हो, और एक प्रोजेक्ट है जो मोर और लेस आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, और आपको बस एक लास्ट स्टेज में आपको चाहिए कि मुझे कैसे भी करके क्लिक कर जाए तो मेरी ये जो एक्स की सैलरी है ना, ये मेरी 4x की सैलरी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो वो जो मोमेंट होता है, वो जो टाइम होता है, उस वक्त अपन कितने बेचैन हो जाते हैं, कितने ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, कितना ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, अपना सब कुछ लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके मैं इस डील को क्रैक कर लूं। ठीक है, और एक कोई इंप्लॉई है जिसकी सैलरी x/4 होगी या x/2 होगी, क्योंकि वो गधा ही होगा, उसकी सैलरी इतनी होगी। अब उसकी सैलरी इतनी है तो उसको पता है कि मैं कितना भी दिमाग लगा लूं, पर मैं इसके जितना तो वैसे भी मेहनत नहीं कर पाऊंगा, या उतनी जितना उतने प्रोजेक्ट की उतनी स्टेजेस को मैं वैसे भी गेन नहीं कर पाऊंगा, तो वो सेटिस्फाइड है, वो उतना बेचैन, उतना मनचला नहीं है, वो उतना ज्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ रहे हैं? तो अब ये कारण है कि एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो कंपाउंड देखते ही हमको समझ में आ जाना चाहिए वेदर इट इज एरोमेटिक और वेदर इट इज एंटी एरोमेटिक, बिकॉज ऑफ देयर स्टेबिलिटी। अब अभी कुछ लोगों के मन में आएगा कि क्या ऐसा क्या है कि वो बहुत स्टेबल है, तो मैंने एक हल्के से हिंट दे दिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेटा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फील्ड होते हैं, जिस कारण से कंपाउंड अपने आप में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो गया है, अब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड कम रहेगा। अभी कोई लालच देगा तो कर भी लेगा, बट फिलहाल कोई कम रहेगा। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एम्प्टी है, तो बावला है रिएक्शन करने के लिए, जो आएगा उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, इसलिए दे आर व्हाट? हाईली अनस्टेबल एंड दे आर व्हाट? हाईली स्टेबल। इसलिए 4n+2 पा इलेक्ट्रॉन हो रहे या 4n पा इलेक्ट्रॉन हो रहे, रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करने के काम में आता है ये कंसेप्ट, कि इंटरमीडिएट में बनने वाला कार्बोकेटायन अगर एंटी एरोमेटिक हो रहा है, तो एंटी एरोमेटिक तो कोई भी बनना नहीं चाहेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? कम। और अगर इंटरमीडिएट में बनने वाला पॉजिटिव चार्ज हाईली स्टेबल है, तो रिएक्शन खुदक खुदक की होगी यार। ट्रोपोलियम आयन कभी बॉन्ड तोड़कर वहां पे पॉजिटिव आ रहा है तो वो तो खुशी खुशी बॉन्ड तोड़ लेंगे, साला बिना एनर्जी के भी बॉन्ड तोड़ लेंगे, क्योंकि उनपे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। और कंपाउंड क्या बन रहा है बेटा? कंपाउंड क्या बन रहा है आपका? एरोमेटिक। तो रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करने के काम में आता है, कितनी एनर्जी लगेगी, एनर्जी ऑफ सिस्टम कंपेयर करने के काम में आता है, बहुत सारी चीजों के काम में आता है। बस आपको किस चीज की समझ होनी चाहिए कि कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। अगेन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, आपको पहले चेक करना है। साइक्लिक, साइक्लिक को बिल्कुल भी ना पूछे, बच्चे भूले, इतने गधे होते हैं कि कोई तुमको ये लिख के दे देगा ना, यही, समझ लो मेरी बात, ऐसा तो बोल देंगे तो एरोमेटिक हो गया, पागल है साले। साइक्लिक है,
अब ईच एटम क्या देखना है, sp2, क्या ईच एटम sp2 है क्या? नहीं, ईच एटम sp2 नहीं। लेकिन मैंने देखा है कई लोगों का सोचने का तरीका देखा, वो ये रख लेते हैं कि हक्कल्स रूल फॉलो करना 4n+2 बाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 बाई इलेक्ट्रॉन, हाँ 4n+2 बाई इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड एरोमेटिक, गधे कहेंगे। शुरू की स्टेज कौन चेक करेगा कि साइक्लिक है, फिर ईच एटम sp2 है, फिर कॉन्जुगेशन है, क्या कॉन्जुगेशन है इसमें, ईच एटम sp2 है इसमें, वही रिजेक्ट हो गया, वो कंपाउंड क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। लेकिन इसको क्या लिख लिख के आएंगे, फुदक फुदक के एरोमेटिक, समझ रहे, बट एक्चुअली इट इज नॉन एरोमेटिक। और आप भी गलती करो क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं, फिर आइसोमरिज्म आ जाएगा, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट आएगा जिसमें फिर ये कंसेप्ट काम में आएगा, तब तक तो तुम भूल ही जाओगे, तुमको सिर्फ इतना याद आ जाएगा 4n+2 बाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट फिर रिपीट कर रही हूँ, 4 स्टेप्स होती है, और मन में सोचो ना, मन में सोचने में कितना 10 सेकंड लगते हैं, उसमें इतना आलसी क्या करना, मन में भी आलसी करोगे क्या, आराम से सोचो। साइक्लिक होता है, फिर क्या होता है, ईच एटम sp2 होता है, फिर कॉन्जुगेशन होता है, ये तीनों दिख जाए उसके बाद चौथी स्टेप चेक करो कि 4n+2 का इलेक्ट्रॉन है, 4n का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी पूरी कहानी पहले नोट कर लो जितनी मैंने बोर्ड पे लिखी है, उसके बाद मैं पहले आपको क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें मैं आपको पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के बाद फिर हम करीब करीब 50 स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, थोड़ा आज काम ज्यादा है, और हमको सिर्फ मैं वो होमवर्क में दूंगी तुमको, मैं 1 से लेकर सारे स्ट्रक्चर होमवर्क में दूंगी, तो तुमको सिर्फ मुझे ये बताना है कि फर्स्ट एरोमेटिक, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वो पूरी चीज बतानी, ठीक है। तो पहले ये नोट कर लो, थोड़ा स्पीड से नोट करना भाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्रद्युत सोनी की कंपाउंड फर्स्ट 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे और ना एरोमेटिक और ना एंटी एरोमेटिक, अगर पहली 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, या फ्री रेडिकल होगा तो अलग बात है, बाकी इन जनरल तो फ्री रेडिकल के केस में ऐसा हो सकता है, बाकी इन जनरल पॉजिटिव नेगेटिव या डबल बॉन्ड है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो इवन ही होंगे ना बेटा, तो फ्री रेडिकल के केस में जरूर ऐसा हो सकता है जो तुम बोल रहे हो, पर पॉजिटिव नेगेटिव के केस में ऐसा नहीं हो सकता। पॉजिटिव नेगेटिव के केस में उसको या तो एरोमेटिक या तो एंटी एरोमेटिक होना ही पड़ेगा। Can a non-aromatic compound satisfy some? नहीं, नहीं, सम ऑफ थ्री तो सेटिस्फाई करेगी ना। अभी मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, उसमें साइक्लिक तो है ही ना, सम कर जाएगी पर सारी नहीं कर सकती, सम ऑफ द 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी बेटा। मोर देन वन भी कर जाएगी बेटा, 2 भी कर सकती है। एमओटी के हिसाब से तो जितनी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उतना कंपाउंड अनस्टेबल होता है। ओ भैया ये मुझे नहीं पता तुम्हारे एमओटी पे एमओटी करो। फ्री रेडिकल नॉन एरोमेटिक, बिल्कुल सही, विशेषण सही है, वो नॉन एरोमेटिक है। मैम आप लेक्चर के बीच में मैसेज भी देख लिया करो, आप देख तो रही हो भाई, पढ़ाते पढ़ाते दिन में मैसेज थोड़ी देखूंगी, देख ही रही हूँ। कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी विल बी लर्न इन एरोमेटिक कंपाउंड्स लिखा है बेटा मैंने, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी विल बी लर्न इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। यार अभी 21 दिन चलाना है, 7 दिन में पेन खराब हो जाता है, मेरे पास एक एक सेट ही और बचा हुआ है, इसलिए कोऑपरेट करो थोड़ा ग्रीन विन यूज करने का। देखो कोशिश तो करूंगी कभी कुछ जुगाड़ हो जाए, कहीं से पेन मिल जाए, ठीक है ना। तब तक हम इनसे ही काम चलाएंगे थोड़ा, वी शुड सेव। हाँ और बोलिए। मैम आपने बोला था कि साइक्लोहेप्टेन इज, पूरा भी कर दिया। कैन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड सेटिस्फाई द लास्ट कंडीशन ऑफ एनीवन? आए, ये क्या है? नहीं,
लास्ट कंडीशन सेटिस्फाई करे में तो हाँ कर सकता है। ये तुम जो तू सवाल उल्टे सीधे मत पूछना शुरू कर, रुको अभी मुझे कंपाउंड सिखाने दो तुमको। प्रियांशी जैन, मुझे कंपाउंड सिखाने दो, तुम समझ जाओगे। तुम कुछ मतलब अरे यार मैंने कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ कर दूं, ये वाला अभी ड्रॉ किया था ना एक, तो कर रहा है ना, 2 π इलेक्ट्रॉन है उसमें, क्या हो गया? मैंने बोला था नहीं, मैं बोल रही हूँ साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन बेंजीन। मैं आज भी बोल रही हूँ, मैं बोलती रहूंगी, मैं जब तक जीऊंगी तब तक बोलती रहूंगी बात। तो अब क्या दिक्कत है इस बात में? मैम आपने बोला था कि साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन बेंजीन, मैं बोल रही हूँ, आज भी बोल रही हूँ साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन बेंजीन। अब बोलो तो। अब ये मत बोलना कि फिर एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल कैसे हो गए, तो ये थोड़ी बोला कि एरोमेटिक स्टेबल है तो बाकी दुनिया में और कोई स्टेबल नहीं होगा, उनसे भी स्टेबल होंगी चीजें। भाई एरोमेटिक कंपाउंड बहुत स्टेबल होते हैं, सभी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत स्टेबल होते हैं, पर सभी साइक्लिक कंपाउंड थोड़ी बहुत स्टेबल होते हैं। समझ रहे हैं आप? ये यार, ये एरोमेटिक कंपाउंड एक जात हो गई है, कम्युनिटी हो गई है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड की कम्युनिटी को बिलोंग करता है, ये तो कंफर्म है कि वो बहुत स्टेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस कम्युनिटी के बाहर कोई स्टेबल नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? आप मतलब एग्जाम्पल शायद समझ पा रहे हो आप, ये पूरा ग्रुप ऑफ सिस्टम है जो स्टेबल होंगे। समझ रहे हैं आप बात को? हाँ तो प्रियांशी जी, सॉरी प्रतिष्ठा जी, वही तो समझा रही हूँ आपको। एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी, वो स्टेबिलिटी का फैक्टर क्या होता है, आप क्या स्टेबिलिटी समझ रहे हैं? आप स्टेबिलिटी को क्या मानते हैं? मतलब ये तो कंपैरिजन वाला फैक्टर होता है। अभी ये थोड़ी हो गया कि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल है तो दूसरे कंपाउंड स्टेबल नहीं होंगे। और दूसरी बात, स्टेबिलिटी तो स्टेबिलिटी होती है ना यार, कि कोई 30,000 में भी सेटिस्फाई हो जाता है कमा के, कोई 50,000 में भी सेटिस्फाई हो जाता है, और कोई 5 लाख रुपए महीना भी कमाता है तो उसको लगता है यार मैं उतना अर्न नहीं कर रहा हूँ जितना करना चाहिए। तो ये तो वैसी बातें हो गई, कंपेरिजन वाली बात होती है। हम कंपेरिजन में बात करेंगे। कभी कोई कंपाउंड फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई करे और बाकी तीनों में से किसी को ना, अरे तो ड्रॉ किया ना क्षितिज पाटीदार, ये देखना भाई, फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 2 π इलेक्ट्रॉन, और कौन सी सेटिस्फाई नहीं हो रही? दूसरी और तीसरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो नॉन एरोमेटिक। बता तो रही हूँ मैं, तुम समझो तो सही बात को। बिल्कुल हो सकता है कि फोर्थ कर रही हो और बाकी में से कोई नहीं कर रही। मेरे कहने का मतलब है, अगर इन तीनों में से कोई नहीं कर रही तो वही नॉन एरोमेटिक हो गया, चौथी पे जाने की जरूरत ही नहीं है ऐसा। अभी रब कर दूं मैं? अभी बहुत सारे लोग आ गए, फिर से मैं ये बात बता देती हूँ बेटा। मैंने यहाँ पर शिवांश सर का नंबर लिखा है। आप लोग मुझे बोलते हैं कि मैम बुकलेट नहीं मिली, मैम ये नहीं मिला, मैम शेड्यूल नहीं मिला, तो फिर मैं उनको फॉरवर्ड करती हूँ, फिर वो मुझ पर गुस्सा कर देगा, अरे मैम बच्चे झूठ बोलते हैं, सब कर दिया मैंने, सब कर दिया। तो आप एक काम करें, आप डायरेक्ट उन्हीं को व्हाट्सअप कर दें। मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, प्लीज जस्ट व्हाट्सअप हिम, प्लीज डोंट कॉल। उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब मत करो, तुम्हारे काम बंद हो जाएंगे होना। ठीक है ना? तो सिर्फ आप व्हाट्सअप करें, आपकी जो दिक्कत हो, उन्हीं के पास फोन है, वो इमीडिएट आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में। मेरे ख्याल में तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ये वाली बात? तो आप इनको ही, ये नंबर अभी तक लिखा हुआ है, आप इनको फोन कर करके बोल दो आपको जो जो दिक्कत है, मैसेज करके, फोन करके बोलो ओ मैंने गलत लैंग्वेज यूज कर ली। आप इनको व्हाट्सअप कर दो या मैसेज कर दो कि आपको क्या दिक्कत है। ठीक है? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं सबसे पहला क्वेश्चन लिख रही हूँ, फाइंड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स in conjugation for एक मिनट रुक जाओ, मैं जनरलाइज भी कैलकुलेट करा दूं। फाइंड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पहले तुम जनरल तो देखना सीखो, फिर एरोमेटिसिटी वाला बताऊंगी। क्या हुआ भाई वासु जायसवाल? मैम इफ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन बिकम मोर देन नंबर, अरे यार ये क्यों मुझसे एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल की डिस्कशन कर रहे हो? बेटा मैं एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल का जो एरोमेटिसिटी के लिए लगता है, मैं पक्के से पूरा एरोमेटिक कंपाउंड बताऊंगी, मैं हर साल बताती हूँ। तब तक तुम भी थोड़े मेच्योर हो जाओगे, तुम मेरी बात भी मान लोगे कि हाँ, और मैं उतना ही बताऊंगी जितना अपने को ऑर्गेनिक काम में आता है। मैं केमिकल बॉन्डिंग में नहीं डिस्कस करूंगी आपसे कुछ भी। आपको जितना काम में आता है उतना बताऊंगा और आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, डोंट वरी। आप उसमें दिमाग ही मत लगाओ, जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं उसमें क्यों दिमाग लगा रहे हो? ठीक है? मैंने तो एक रीजन बताया भाई, उसके रीजन से होता है, तो तुमको ऐसा नहीं लगे कि क्या कारण है। मैं पक्का वहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, अभी तो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ होता है उसका पैटर्न से, कि जो जैसे साइक्लोहेक्सेन है तो कोना जो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है, उसमें भी पैटर्न होता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। मैं पूरा बताऊंगी स्ट्रक्चर से। फिलहाल हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, पहले नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें। ये कंपाउंड हो गया, ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। बिल्कुल
बिल्कुल छोटे छोटे कंपाउंड से शुरू करेंगे। इनमें कैलकुलेट करो, पहले इनमें कैलकुलेट करो फिर क्वेश्चन चेंज करूंगा। मैम साइक्लोहेक्सेन इज नॉन एरोमेटिक देन टू इट इज मोर स्टेबल देन दिस मीन इट इज एन एक्सेप्शन। नहीं यार, एक्सेप्शन नहीं है। मैंने कब कहा कि सारे एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो उससे भी स्टेबल होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड से भी। ऐसा मैंने लैंग्वेज ही नहीं यूज करी। मैंने कहा एक ग्रुप ऑफ पीपल है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। इट डजंट मीन कि सिर्फ वही इंटेलिजेंट है, उनसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं होगा। भाई उनमें वो सारे इंटेलिजेंट होते हैं, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी कोई हो तो हो ही सकता है। चलिए कृपाशा जी, आपको तो बहुत सीरियस सीखने की जरूरत है, आपने गलत कैलकुलेट किए सारे आंसर। और विशेष जैन सही है तुम्हारे सारे आंसर। ये फोटो खींच खींच के मत भेजा करो रे। और रिमझिम बेटा गलत है तुम्हारे सारे आंसर, अपन कैलकुलेट करते हैं अभी। नहीं तनिष गुप्ता गलत है तुम्हारे आंसर। अनुष्का जाट कुछ गड़बड़ है, गलत है तुम्हारे आंसर भी। आर ऑल नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स अंडर नॉन एरोमेटिक। हाँ परफेक्टली करेक्ट ध्रुव। ध्रुव बिल्कुल सही बात है कि सारे नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर नॉन एरोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों के भी आंसर 4 4 8 8 आ रहे हैं, मैं बता दूं भाई गलत आ रहे हैं आंसर, तुम्हें देखना नहीं आता है। आप चेक करो पहले। विकांशु चाहे तुम्हारा भी लास्ट वाला गलत है, आप ढंग से चेक करना सीखो पहले। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पहले वाले में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 2। ये एक पाई इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2। ये एक पाई इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2। ये एक पाई इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4। 4 देखो जरा ध्यान से, 4 दिख रहे हैं ये दोनों कॉन्जुगेशन में। फिर 1 2 3 4 5 6, ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 6।
फिर 1 2 3 4 5 6, कितनों का टोटल 6। चेक करो एक बार, 222 4 डबल 6। कोई डाउट हो तो बताओ, पहले मैंने बेसिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना सिखाया तुमको। हाँ प्रतीक राजपूत सही है, अन्वेश राय सही है, सॉरी तुलसी झाड़े चेक करो, तुमने छोटी सी गलती कर दी। रुशिका जैन अगेन तुम्हारी भी गलती बेटा, चेक करो। अभी अंश तार तुम एक एक लिख लिख के भेजोगे। केशव अटल लास्ट वाला गलत है, चेक तो करो, मैंने आंसर लिख दिया बोर्ड पे। अंशुमन चौधरी सही है बेटा, मैंने आंसर लिख दिया, आप लोग चेक करो एक बार। प्रदीप सोनी चेक करो, चेक करो बेटा, आप लोग सही है सारे आंसर्स क्या? कल कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था बाइनोमियल में डबल समेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, नहीं वो आज अपन प्रैक्टिस करेंगे पहले। अभी आप लोग बाइनोमियल डबल समेशन वाले क्वेश्चन बिल्कुल मत करना, उसमें बहुत दिमाग लगता है। मुझे एक बार कंसेप्ट सिखा लेने दो, फिर भी तुम्हें ही दिमाग लगाना है। वो तो मेरे 2 क्वेश्चन कराने 4 क्वेश्चन कराने से थोड़ी आ जाएंगे, उसमें सीरीज बनानी पड़ती है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन होते हैं वो, बस वही इंपॉर्टेंट चीज होती है टफ, बाकी तो सब सिंपल है। तो आज हम मोस्ट प्रोबेबली बाइनोमियल आज और कल 2 क्लास में हम एंड कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली तीसरी क्लास और ले लो कभी, पता नहीं, अब 2-2 घंटे की लग रही तो हो जाएगा आजकल में, ठीक है। तो वो हम करेंगे आज। कल बुकलेट डिस्कशन की डेट अपन डिसाइड कर लेंगे, मैं बता दूंगी तुम्हें, ठीक है ना। तो तुम्हारे जो डाउट्स हो तुम पूछना, क्योंकि बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बुकलेट करना, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। चलो ये ठीक है, ये रब कर दो, ये क्वेश्चन पूरा हटा रही हूँ अपने, मेरे ख्याल में सबका हो गया। किसी को कोई डाउट है इसमें, कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से देखें? नेक्स्ट चैप्टर केशव अटल प्रोबेबिलिटी है बेटा। हाँ हाँ, ओमेगा वाले क्वेश्चन अगर सौधर्म नहीं हो रहे तो मैं डिस्कस करूंगी ना, बुकलेट में दिए ओमेगा वाले क्वेश्चन, मैं नहीं करा रही हूँ, आप कोशिश करो, बना तो ठीक, नहीं तो मैं बुकलेट पूरी डिस्कस करूंगी, तो पूछना मुझसे डाउट, कोई दिक्कत नहीं मुझे उसमें, ठीक है बेटा। लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कैसे? बिकॉज लोन पेयर जिसमें भी होती है वो 2px 2py या 2pz ऑर्बिटल में जाते हैं, दैट इज पाई ऑर्बिटल, उसमें जाते हैं, इसलिए लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल होते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में ना हो तो वो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में कैलकुलेट होगा या नहीं? अगर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं है तो वो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में फिर भी कैलकुलेट होगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन में ही ना, ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन में कैलकुलेट होगा। जो लोन पेयर रेजोनेंस में जाती है उसके इलेक्ट्रॉन हमेशा ही पाई ऑर्बिटल में जाते हैं क्या? हाँ, रेजोनेंस तो पाई ऑर्बिटल में होता है, तूने खुद नहीं सवाल कैसे स्टेटमेंट इतना स्टूपिड पूछा है मितांशु, रेजोनेंस हो रहा है मतलब पाई ऑर्बिटल ही है ना, तो पाई ऑर्बिटल में जाएगी लोन पेयर, सिग्मा में कैसे जा सकती है? रेजोनेंस सिग्मा में होता ही नहीं है, ठीक है। तेरे स्टेटमेंट में ही तेरा आंसर है बेटा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अब सवाल देखना बहुत ध्यान से। फाइंड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस, को भी वर्ड यूज कर लो। फाइंड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस। सवाल समझ में आई क्या होगा? मेरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं मैं, ठीक है ना, ये कंपाउंड ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपको नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बताना है मेरे को। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इनके अपने पर्सनल नाम भी है, उन नाम पे भी हमको बात करनी है। तो अरे यार ये तो हो गया ना, 6 बता दिए। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन बताना है आपको मुझे। नहीं विशेष जैन गलत है, कि तुमने क्या लिखा है?
प्रोबेबिलिटी बड़ा है, बाइनोस प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा है। आयुष सिंह चेक करो, कुछ तो गड़बड़ है, सारा पूरा ऑर्डर सही नहीं है। ओ नहीं, आयुष सिंह परफेक्टली करेक्ट है, तुम्हारा आंसर परफेक्टली करेक्ट है, सॉरी विशेष जैन तुम्हारा गलत है, पर आयुष सिंह तुम्हारा परफेक्टली करेक्ट है। अनुज महाजन सही है बेटा, तुम्हारा आंसर भी सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट अनुज। ये नीलिमा लिखा है किसी के नाम पे, पर वो अच्छा खुशी जी, खुशी गलत है बेटा। अंशुमन चौधरी तुम्हारे भी आंसर गलत है बेटा। प्रतिष्ठा होलकर इट्स करेक्ट, प्रियांशी जैन इट्स रॉन्ग। खुशी गुप्ता अब सही है, खुशी गुप्ता सॉरी ये अगली खुशी, खुशी गुप्ता तुम्हारे आंसर सही है बेटा, ठीक है ना, खुशी गुप्ता योर आंसर्स आर करेक्ट। और खुशी क्या, खुशी लिखा, मुझे क्या पता कौन सी खुशी है, 5-6 खुशियों को तो मैं ही जानती हूँ, नाम तो लिखो अपना आगे कौन सी खुशी। हितार्थ तिलक दिख रहा है, लेकिन हितार्थ तिलक गलत है। प्रणय पटेल गलत है, खुशी जैन गलत है तुम्हारे आंसर, विशेष जैन अभी भी तुम्हारे आंसर गलत ही है। तानिया जी इट्स करेक्ट, मितांशु जैन इट्स करेक्ट, नहीं मितांशु जैन गलत है, गलत है, मितांशु जैन गलत है, सॉरी सॉरी सॉरी, खुशी जैन इट्स रॉन्ग बेटा समवेयर। कीर्तन कुशवाहा होगा, ये गलत है। अर्पिता जी गलत है, क्षितिज पाटीदार गलत है, तुलसी झाड़े गलत है, फोटो खींच के भेजोगे मैं नहीं देख पाऊंगी। समृद्ध टोंगिया इट्स रॉन्ग, अपूर्वा बंसल इट्स रॉन्ग, संजली इट्स करेक्ट, संजली इट्स करेक्ट, वासु जायसवाल इट्स करेक्ट, शुभ कटल इट्स रॉन्ग, सौधम झांझर इट्स रॉन्ग, जायसवाल जी हैं, अब रीना जायसवाल लिखा है तो नाम मुझे पता नहीं, बट इट्स रॉन्ग। चिरायु अग्रवाल इट्स रॉन्ग, अच्छा अदम्य जायसवाल सॉरी बेटा इट्स रॉन्ग, आदित्य विजयवर्गीय इट्स रॉन्ग, मतलब पूरा सही नहीं है। अब 2 या 3 सही होंगे, मुझे उससे क्या करना है, तुमको तो 5 डिजिट नंबर बताना है। शिवा राठौर गलत है, और ऋषिका जैन इट्स रॉन्ग, तनिष्क गुप्ता इट्स रॉन्ग। चलो मैं ही बताती हूँ, अब बहुत सिंपल है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, सीखते हैं हम। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है, 1 2 3 4, अरे कॉन्जुगेशन में तो 4 ही है, मैंने इसे तो बोला नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन इन रेजोनेंस, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन इन रेजोनेंस। निहारिका जी देखिए अपना आंसर जरा, बी का आपने 8 दिया है, 8 कैसे आएगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अवनी अन्वेषा जैन गलत है तुम्हारे आंसर, प्रतिगौड़ गलत है, और प्रद्युत सोनी गलत है, शुभ कटल गलत है, 0 और 8 जिन जिन का रहा है गलत है, क्योंकि ना एक भी 0 है ना एक भी 8 है, एक भी 0 नहीं और एक भी 8 नहीं, इसलिए पहले देखो 4 आ रहा है, अब इधर देखो, इधर 1 2 3 4, कितना आएगा 4, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन कितने आए बेटा 4, क्योंकि भले ही इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 हो, लेकिन कॉन्जुगेशन में तो एक ही आएगा ना, और मैंने पूछा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन, तो 2 और 2 4, इधर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन कितने आएंगे खाली 2, क्योंकि कोई एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आएगी एक बार में, तो रेजोनेंस में आने वाली लोन पेयर कितनी 2, और इधर 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने 6, करेक्ट आंसर है 6 4 4 2 6। जिन्होंने भी 0 या 8 एक भी आंसर मिलेगा उसको मैंने गलत कह दिया, ठीक है। अन्विषा जी इट्स करेक्ट, प्रतीक राजपूत इट्स करेक्ट, मेखला जी इट्स करेक्ट, चाहत गर्ग इट्स करेक्ट, रिमझिम रिजवानी इट्स करेक्ट, अनवी चोपड़ा अभी भी गलत है, दिया पाटीदार अभी भी गलत है, शुक्र कटल बताई दिया मैंने गलत था। आप समझो पहले अब इस चीज को छोड़ो, आंसर को मारो गोली, अभी तक देखो तुम 6 4 4 2 6 समझ में आ रहा है कैसे लिखा है, कैसे 6 है 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4, कॉन्जुगेशन में तो खाली एक ही लोन पेयर जाएगी, भले 2 लोन पेयर है पर कॉन्जुगेशन में कितनी जाएगी खाली 1, इसमें कितने 2 और 2 4, इसमें कितने 2, इसमें कितने 2 2 4 और 2 6, चेक करो, कोई डाउट हो तो पूछो, किसी में भी डाउट हो तो पूछो बेटा। तीन पाई बॉन्ड है थर्ड वाले में, पाई बॉन्ड 3, पाई बॉन्ड से क्या मतलब है, मैंने बोला पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन लैंग्वेज पढ़ो, तो 2 और 2 4, पाई इलेक्ट्रॉन तो खाली कॉन्जुगेशन में तो खाली 2 ही पाई बॉन्ड जाती है ना, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4। अब तुमने एक ही बार में लिख देते इतना बड़ा लिखा, सॉरी भाई तुम्हारा भी सही है, और तुमने अपना नाम भी नहीं लिखा, देखो मैं देखती नहीं हूँ, मैंने तुम्हें बोला तो था तुम अपने वो नंबर की जगह अपना नाम लिख लो वहां पे, जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। फोर्थ में कॉन्जुगेशन का है, अरे बेटा ये लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कॉन्जुगेशन है ना, दे आर एट अल्टरनेट पोजीशन, देखो अपने रेजोनेंस में मैंने टाइप लिखवाया था,
फोर्थ में देखो अनवी कॉन्जुगेशन दिखेगा तुमको। मैम वो चार्ज में कैसे पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए? वो चार्ज में, वो चार्ज में मतलब तुम तो कौन सा स्ट्रक्चर पूछो ऋषिका, डायरेक्टली पूछो। थर्ड स्ट्रक्चर या फोर्थ स्ट्रक्चर पूछ रही हो? अच्छा अनुष्का जाट, ओ सॉरी अनुष्का, नंबर की जगह अपना नाम लिख लो ना, मेरा काम हो जाएगा। हाँ अनुष्का सही तुम्हारे सारे। ऋषिका जी यहाँ पे देखो लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में शायद आप यही पूछ रही हो। अभी थोड़ा देखना है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन। अब अगर हम जब एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन में देना शुरू करने वाली हूँ आपको, अब एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन में आपको जो पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन या 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से पाई इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर डिसाइड होगा बेटा? वो जो रिंग में कॉन्जुगेशन है ना उसके बेसिस पर डिसाइड होगा। कहने का मतलब अगर कोई मुझसे पूछे मैंने ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और मुझसे कोई पूछे कि एरोमेटिसिटी के लिए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पता है मेरा आंसर कितना होगा? सिर्फ 6। क्यों 6? क्योंकि एरोमेटिसिटी साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो मेरे पास खाली 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर कंपाउंड इज व्हाट? एरोमेटिक। समझ रहे हैं आप मेरी बात? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो हम एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कैलकुलेट करेंगे बेटा, वो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन किसके अलोंग देखेंगे? रिंग के अलोंग। इस कंपाउंड में मैं रिंग के अलोंग के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन बोलूं? 6। ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी कॉन्जुगेशन में मना नहीं कर रही हूं, लेकिन एरोमेटिसिटी के लिए हमको किसके अलोंग देखना है? सिर्फ और सिर्फ रिंग के अलोंग। रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है हमको ये देखना है कि रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा उसमें? 6। समझ रहे हैं आप मेरी बात? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन किसके अलोंग देखना है बेटा? रिंग के अलोंग देखना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें एरोमेटिक होने के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आप आंसर क्या करेंगे? 6। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ईच एटम sp2 है, कॉन्जुगेशन है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे हम? एरोमेटिक। ये क्या होगा बेटा? एरोमेटिक। चेक कर लो इसमें एक बार कोई डाउट तो। ठीक है ये वाली बात? ठीक, बाकी क्वेश्चन से सीखते जाते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अपन। मैं आगे बढ़ू अब? चलो चलिए, थोड़ा ऐसा लिख दीजिए, मुझे बोर्ड लगेगा इसमें। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, विपक्ष वाले तो अच्छा रहेगा। चलो क्वेश्चन आता है, प्रेडिक्ट वेदर following compounds are aromatic, non-aromatic and anti-aromatic. Aromatic, non-aromatic and anti-aromatic. नहीं, पाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन भी आठ होंगे बेटा, क्या दीपाशा जी बोल रहे हो? तो इतना अच्छे से बताया मैंने। हाँ, प्रेडिक्ट वेदर फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। अब देखो मैं एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ और एक एक स्ट्रक्चर में जो है आपको एक, पहली बात तो पहली लाइन, एक लाइन में एक ही स्ट्रक्चर लिखना है, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम भी आएंगे, किसी के बारे में कोई बात आएगी, तो आप एक लाइन में एक ही स्ट्रक्चर लिखेंगे तो बेटर रहेगा। मतलब 2 लाइन बना के एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसमें आपको ये लिखना है कि कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, और उसी में साथ साथ ये भी लिखना है उसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने ब्रैकेट में। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन जैसे मैं अभी आपको दूंगी, पहला क्वेश्चन बेंजीन। मुझे तो छोटा छोटा ड्रॉ करना पड़ेगा, पर आप बड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेना। बेंजीन, बेंजीन में आपको आगे लिखना पड़ेगा एरोमेटिक, और एरोमेटिक के आगे आपको आगे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसके लिए बताया हमने? ये कॉन्जुगेशन के लिए बताया। कॉन्जुगेशन में कितने हमको ये बताना है। क्लियर है ये वाली बात? तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, फिर आप लोग जिसके जो डाउट्स मैं डाउट्स में सुन लूंगी, ठीक है? पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसा पूरा लिखना है आपको, ऐसा पूरा पूरे कंपाउंड के बारे में, ठीक है ना? और अभी जैसे इसका नाम है तो मैं आगे जाके नाम भी लिखूंगी, जैसे इसका नाम क्या है? बेंजीन। ऐसे कई स्ट्रक्चर्स के नाम भी आएंगे तो वो नाम भी लिखना है, इसलिए एक लाइन पूरी लगेगी एक के लिए, ठीक है? शुरू करते हैं हम। इसमें तो मैं प्लस साइन माइनस साइन बहुत ध्यान से बनाऊंगी, फिर भी आप भी और ध्यान से लिखना।
अभी एक बार के 27 क्वेश्चन लिखो पहले, फिर एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ाना है। कोई स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आए तो पूछना, वैसे तो कोशिश पूरी करें कहीं दिक्कत ना आए। तब तक मैं एक दो डाउट सॉल्व कर लेती हूँ। मॉड्यूल में दिया है कि लोन पेयर रेजिडेंस में पार्ट नहीं लेती है। हाँ तो देवी
अरे यार आदम्या जी वेट तो करो, बिल्कुल सही बात है, वहां पे लोन पे रेजिडेंस में पार्ट नहीं कर रही क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, वो सही कंसेप्ट है आदम्या जी, हम कल पढ़ेंगे उसको। कल जब एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना पीरियड, ये क्वेश्चन आएगा हमारे पास कांगे पीरियड 16 वाला क्वेश्चन, तो इसमें जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, वो सिखाना है अभी मुझे आपको। अभी आप बिल्कुल सही बात है, आपको दिक्कत नहीं है कोई, इसको हम आगे जाके सीखेंगे। मैम फॉर क्रॉस कॉन्जुगेशन वी हैव टू काउंट pi इलेक्ट्रॉन फॉर बोथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और फॉर वन, पूरे का कर लो क्रॉस कॉन्जुगेशन में, जो इधर भी कॉन्जुगेट हो रहा है इधर भी कॉन्जुगेट हो रहा है, पूरे काउंट होंगे। जॉइन अगर pi इलेक्ट्रॉन इस कॉन्जुगेशन पूछा हो तो 8 होंगे, जो स्ट्रक्चर आपने भी ड्रॉ किया है। नहीं, लास्ट वाले स्ट्रक्चर में बेटा नहीं होंगे 8, लास्ट वाले स्ट्रक्चर में 6 ही होंगे, ये मैंने दीपाशा जी का डाउट बताया। ठीक है दीपाशा जी। ओ नो, अनुज महाजन मैंने सोचा था कि अभी लिख लो, कल डिस्कस करेंगे, अभी मैं आगे का थोड़ा पढ़ा दूंगी। सब लोग आंसर दे, सबने ड्रॉ कर लिया क्या? आंसर कर दो ना, मैं कल डिस्कस करूंगी ना, अभी जिन लोगों को बेचारों पढ़ना है उनको शांति से करना है, तो क्या जल्दी है। हाँ सही है, विशेषण सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया? सत्ताईस स्ट्रक्चर्स के आगे थोड़ी थ्योरी सिखानी है मेरे को, कंसेप्ट आता है नेक्स्ट एनिलिन का, इसी के आगे मतलब वैसे ही वो तो थ्योरी है, एनिलिन सिखा दूं फिर वापस से क्वेश्चंस कंटिन्यू होंगे। अन्यूलिन हो गया क्या? हाँ हेडिंग डाल लो, छोटी सी हेडिंग डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। सिक्सटींथ में कौन सी लोन पे में कॉन्जुगेशन नहीं है बेटा, 16 जैसे क्वेश्चन सिखाना है, तुम्हारा डाउट है बिल्कुल सही है अनुज महाजन,
पर लोन की वजह से क्वेश्चन उसमें कॉन्जुगेशन में नहीं आते हैं, ये मुझे भी सिखाना है बेटा, ठीक है, ये कल वाली क्लास में मैं सिखाऊंगी आपको। बिल्कुल सही, आप इसलिए ना आपको जो डाउट है उसको लिखो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कल सिखाऊंगी तो तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा ऐसा नहीं सोचते, इसलिए मैं क्वेश्चन एक बार देती हूँ कि आपको नहीं जितना सीखा उसके हिसाब से करके आओ, फिर छोटे छोटे कंसेप्ट स्टार लगा लगा के लिखते जाना। जब भी डबल बॉन्ड के साथ कोई कंपाउंड अटैच होता है ना, मान लो ये मेरे पास ऐसा ही नहीं सिर्फ इसी में, मान लो मेरे पास लिखा हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, तो इसमें भी लोन पेयर होती है, पर कॉन्जुगेशन में सिर्फ दोनों डबल बॉन्ड ही जाएगी, कॉन्जुगेशन में लोन पेयर नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग में हो जाएगी और लोन पेयर तो किसी ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में आ जाएगी। किसी भी एटम के साथ अगर लोन पेयर सॉरी डबल बॉन्ड अटैच होती है तो पहले कॉन्जुगेशन में कौन जाती है? डबल बॉन्ड, और अगर ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में चली गई तो ऑब्वियस सी बात है लोन पेयर कहां चली जाएगी? किसी और ऑर्बिटल में, वो कभी भी कॉन्जुगेशन में नहीं जा पाएगी। ठीक है ये वाली बात, तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 23 में n पर नेगेटिव चार्ज नहीं लगाया, 23 में तो है ही नहीं, तो क्यों लगाओ? वहां हाइड्रोजन लगाओ ना, जब कोई वैलेंसी नहीं दिख रही तो डेफिनेटली कौन सी होगी वहां पे? हाइड्रोजन। शुभ कटल थोड़ा जल्दी लिखो ना बेटा, क्योंकि 15-20 मिनट का समय तो मुझे यूं भी लगेगा समझाने में एन्युलिन, फिर मैं आगे क्वेश्चन कब दूंगी? थोड़ा सा स्पीड से लिखो भाई। ठीक है आगे बढ़े। ओके लेट्स मूव ऑन। अरे मैथ्स की एक एक्सरसाइज में लिखा नॉट इन जेई सिलेबस, तो खाली जेई थोड़ी देर नहीं है। अभी अगर सब सही रहा 3-4 महीने बाद सब ठीक हो गया तो तुमको बिट्स भी देनी है और दूसरी एग्जाम्स होती है वो भी देनी है। तो अगर किसी एक्सरसाइज में ऐसा लिखा है नॉट इन जेई सिलेबस, और जेई वाले भी इतने एबले होते हैं जो नॉट इन जेई सिलेबस होता है ना, पूछना होता है तो उससे भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए तुम्हें तो बाइनोमियल की सारी एक्सरसाइज करनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ जिस पे लिखा हो नॉट इन जेई सिलेबस। अब मैं रब कर रही हूँ, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, मतलब लेटिंग है इसी की एक छोटी सी सब हेडिंग है अन्यूलिन। ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। अन्यूलिन मतलब देखो जरा, हम ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड समझते हैं जिनमें एक ही एटम से रिंग बनी हो, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और इन अदर वर्ड्स कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स मतलब पूरी की पूरी रिंग किससे बनी? कार्बन से। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और सिस्टम having double bond at alternate position throughout the ring. Throughout the ring. They are termed as annulin. मतलब किसी ने एन्यूलिन बोल दिया मतलब क्यूमिलिन होगी वो एक टाइप की, मतलब एन्यूलिन मतलब ऑल्टरनेट क्यूमिलिन, मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन पर लगातार क्या मौजूद है? डबल बॉन्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? एन्यूलिन। दे आर टर्म्ड एज एन्यूलिन एंड रिंग साइज इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे रिंग साइज लिखते हैं वो, रिंग साइज इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ जाता है 8 अन्यूलिन। 8 अन्यूलिन का मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं? रिंग साइज कितने कार्बन की? 8 कार्बन। और अन्यूलिन बोल के वो क्या बोलना चाहते हैं? रिंग में हर जगह क्या अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। अब आप बोलोगे इसका तो खुद का अपना पर्सनल नाम है, क्या नाम है? साइक्लो
ऑक्टा टेट्रा साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, इसको क्या बोलेंगे हम, 8 एनुलिन। ठीक है, अब इस 8 एनुलिन के बारे में क्या कहा जाता है वो समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आप कुछ बातों पर जब डिस्कस करेंगे, आप सबसे पहले डिस्कस करेंगे साइक्लिक है या नहीं। उसके बाद आप अगली बार डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे आप, ईच एटम sp2 है या नहीं। उसके बाद आप अगली बार डिस्कस करेंगे, आप क्या डिस्कस करेंगे, आप कॉन्जुगेशन है या नहीं, यही करते हैं आप। उसके बाद आप अगली सा बार डिस्कस करेंगे तो क्या डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n पाई है या 4n+2 पाई है, ये बोलते हैं आप। और इतनी बातें तय करने के बाद फिर आप कमेंट करते हैं वेदर कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ये होता है आपके साथ, ये होता है ऑर्डर। आपने कहा ठीक है भाई, सबसे पहले चेक करो साइक्लिक है या नहीं है, ईच एटम sp2 है या नहीं है, कॉन्जुगेशन है या नहीं है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n पाई है या 4n+ पाई है, 4n पाई। ऐसा देखते ही कंपाउंड क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक। लेकिन मेरी लैंग्वेज सुनो, क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक। लेकिन किताबों में साफ साफ कहा है दैट इट इज नॉन एरोमेटिक, it is not any exception, there is logic behind that कि ऐसा क्यों हुआ। it is what non aromatic, मतलब दिमाग खराब हो जाता है साला। अभी तुमने कहा कि ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर लो और उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। अब तुम ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो और उसके बाद बकवास कर रहे हो कि कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। बट देखो मैंने पहले भी बताया था, ये भी ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस नहीं होते, ह्यूमंस के जैसे होते हैं, इनका भी बिहेवियर सिचुएशन, माहौल, बॉन्डिंग के हिसाब से इनका भी बिहेवियर चेंज हो जाता है। हम मम्मी पापा के साथ होते हैं तो हमारा बिहेवियर कई बार अलग होता है, हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो अलग होता है, हम और स्पेशल फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो एकदम ही अलग हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर हो जाता है। तो ये इनका भी ऐसा ही होता है, थोड़ा सा किसके साथ घूम रहे, कैसी बॉन्डिंग है, इसके हिसाब से कभी कभी ये चेंज हो जाते हैं। वैसे तो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक क्या होना चाहिए, साइक्लिक है वैसे तो ईच एटम sp2 भी है, कॉन्जुगेशन भी है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी है, 4n+2 4n पाई इलेक्ट्रॉन भी है, बट स्टिल इट इज नॉन एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि एक बात बताऊं मैं आपको, दे आर नॉट प्लेनर, दे आर नॉन प्लेनर। अब वो नॉन प्लेनर क्यों होगा, ये बात समझने की कोशिश करो। ये बात समझने के लिए कंसेप्ट आता है यहाँ पर, वो कंसेप्ट होता है रिंग का स्ट्रेन। पहले मैं आपको कुछ भी नहीं लिखवा रही थ्योरी, मैं आपको पूरी थ्योरी आराम से लिखवाऊंगी, पहले आप समझ लो। रिंग स्ट्रेन का एक कंसेप्ट होता है, रिंग स्ट्रेन का कंसेप्ट मतलब क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 8 कार्बन है, इन 8 कार्बन को तुमने बोला एक रिंग में बंध जाओ, या 8 कार्बन एक रिंग में बंध गए, उसके बाद तुमने इन पे डबल बॉन्ड भी लगा दी, इन्होंने डबल बॉन्ड भी झेल ली, कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड लग गई तो। अब इनका कहना है कि याद है तुम्हें बचपन में तुमने सीखा था कि ईच रिंग के अंदर ईच इंटरनल इलेक्ट्रॉन कितना होता है। अगर ये 8 कार्बन की रिंग है कभी, तो इंटरनल इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं वो याद आ रहा है, n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n, कुछ ऐसे याद आ रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग ईच इंटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। n कितना होगा, 8, 8 में से 2 गए तो कितना बचा, 6, 6 इंटू 180 डिग्री बाय 8, तो कितना हो गया 135 डिग्री। मतलब तुम्हारे हिसाब से 8 मेंबर रिंग का इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, 135 डिग्री है ना। ईच पॉलीगॉन 8 मेंबर पॉलीगॉन है तो इंटीरियर एंगल कितना होता है, तो फॉर्मूला नहीं होता है, अपन उसमें भी करते हैं कई बार सीक्वेंस एंड सीरीज में, याद आ रहा है कुछ, n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, ये क्या हो गया तुम्हारे पास, ईच एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल हो गया। ईच एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल तुम्हारे हिसाब से कितना होना चाहिए, 135 डिग्री, लेकिन sp2 एटम होने के कारण यहाँ पर ईच एटम कितना हो जाता है, 120 डिग्री। मतलब चाहिए 135 डिग्री, बना कितना रहे, 120 डिग्री, तो स्ट्रेन कितने का हो गया, 15 डिग्री। 15 डिग्री वो स्ट्रेन लगा रहे हैं, और 15 डिग्री स्ट्रेन होने के कारण कंपाउंड जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बनता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अरे तुम्हारा क्या जा रहा है पेपर पेन से ऐसा ड्रॉ करने से, अभी कैसा बन पा रहा है एक्चुअली, अभी एक्चुअल ऐसा साइक्लिक ऑक्टेन कब बनता, जब हर एंगल अंदर का कितना है 135 डिग्री, तो बन जाता। बट साला तुमने डबल बॉन्ड लगा दी, और डबल बॉन्ड लगा के तुमने हर एंगल कितना कर दिया, 120 डिग्री। अब हर एंगल 120 डिग्री हो, 135 डिग्री रहा है, तो 120 डिग्री से 135 डिग्री के बीच में स्ट्रेन कितना हो गया, 15 डिग्री। तुमने उनको कायदे से 135 होना चाहिए, जबरदस्ती तुमने उनको कितना कर दिया, 120 डिग्री। अब वो टिक ही नहीं पा रहे हैं आपस में, वो बन ही नहीं पा रही है रिंग आपस में, उस स्ट्रेन आ रहा है, खींच खींच के बना तो दी, पर स्ट्रेन कभी भी टूट सकते हैं। और उस स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए वो अपने स्ट्रक्चर को प्लेनर से क्या बना लेते हैं, नॉन प्लेनर, टू रिलीव दिस स्ट्रेन।
इस स्ट्रेन के बारे में आइसोमरिज्म में हम डिटेल में पढ़ते हैं, इसको बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी बोलते हैं। अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा तो आइडिया दे दूंगी, बट दिस इज बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी। बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी यही कहती है कि आप तो एसपी टू एसपी अपनी मर्जी से जब चाहे जब एंगल बना लो, और आप रिंग को मजाक समझ रहे हो कि चाहे जब उनके इंटीरियर एंगल को चेंज कर दोगे, वो इंटीरियर एंगल चेंज नहीं हो पाता, और फिर भी अगर जबरदस्ती करोगे तो कहीं ना कहीं रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या कुछ चीजें क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? समझ रहे हैं इस बात को? तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि अभी एनुलिन का कंसेप्ट इसीलिए आया है कि हर अभी एक्सेप्शन आना शुरू हुआ। एक्सेप्शन नहीं है, देखो लॉजिक है उसके पीछे का, बट अब आपको तो एक्सेप्शन से याद रखना पड़ेगा ना। अब आपके पास एक्सेप्शन आना शुरू हो गए कि जरूरी नहीं है सारी चीजें सेटिस्फाई करे तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा, और ऐसा कोई एक नहीं है, बहुत सारे अभी हम एक एक करके ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। आप सबसे पहले ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद आप ये अनिलिन लिख लो। अनिलिन ये ऐसा कैसा बना लो, मैं पूरी थ्योरी लिखवाती हूँ। अभी हुआ क्या, स्ट्रक्चर क्या चेंज हुआ वो तो मैंने बताया ही नहीं। मैं ऊपर की डेफिनेशन रख कर दूं क्या? ऊपर की डेफिनेशन नहीं लिखी हो तो रुको, या ऊपर की डेफिनेशन रख कर दूं? ऊपर की डेफिनेशन सबने लिख लिया? किसी का वेट करके मैसेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऊपर की डेफिनेशन सबने लिख लिया। मैं ऊपर की डेफिनेशन रख कर दूं? मैं ऊपर की डेफिनेशन रख कर रही हूँ, आई एम रबिंग इट। हाँ, रब कर दो। अरे यार, अब इतनी देर से पूछ रही अक्षर तुम्हें रब करूं नहीं रब करूं, तब तुमने बोला नहीं, रुको अब मैंने रब कर दिया, मैं क्या करूं? पूछ रही थी ना इतनी देर से, कितनी बार मैंने बोला। ये देखो शिवा राठौर, प्रियांशी जैन, अब नींद खुली तुम्हारी। पूछ रही थी 4 4 बार, बेटा रब करूं, बेटा रुको, बेटा रब करूं, बेटा रुको। अब रो फिर। चलो, अभी हम 8 एनिलिन वाले स्ट्रक्चर को कर रहे हैं। देखो इधर, अभी इसकी कहानी खत्म नहीं हुई। देखो मैंने इसमें भी आपको क्या क्या बताया। मैंने बोला देखो एक 8 एनिलिन होता है। 8 मतलब होता है रिंग साइज 8 हो गई। अनिलिन मतलब हो गया कि उसकी ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया, और उसका नाम होगा साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। अब मैंने बोला देखो इस कंपाउंड के बारे में हमको बात करनी है, तो साइक्लिक है, ये ईच एटम sp2 है, कॉन्जुगेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे, और इन सबको देखने के बाद आंसर आता है कि कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। तो लॉजिकली आपके हिसाब से तो कंपाउंड क्या आना चाहिए बेटा, एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये कंपाउंड एक्चुअली में क्या है बेटा, नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक होने का कारण जो है वो रिंग स्ट्रेन बताया गया। रिंग स्ट्रेन बोले तो, अब मैं इसको हटा रही हूँ, ये ग्रीन पेन से लिखा हुआ, अब मैं यहाँ पे समझा रही हूँ अच्छे से। ठीक है, अब मैं यहाँ समझा रही हूँ। अब देखो इधर, अब ये हो गई कहानी, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। अब रीजन नॉन एरोमेटिक क्यों हुआ, उसका रीजन फॉर बीइंग नॉन एरोमेटिक। देखो अभी तुमने नोट्स में क्या लिखा, तुमने 8 एनुलिन लिखा, तुमने ये ड्रॉ किया, तुमने साइक्लोऑक्टाटेट्राइन लिख लिया, तुमने बोला चारों कंडीशन सेटिस्फाई करूंगी, और जैसे ही तुमने बोला इट इज नॉन एरोमेटिक, तो अब तुम्हारी एकदम बत्ती चली, अरे नॉन एरोमेटिक कैसे हो गया, इसको तो क्या होना चाहिए था, एंटी एरोमेटिक। लेकिन आप क्या बोल रहे हो, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो अब नॉन एरोमेटिक क्यों हो गया उसकी हम बात करते हैं। बेसिकली दिस कंपाउंड एग्जिस्ट इन टब शेप। टब शेप समझते हैं आप? टब शेप, ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो अब ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये किस में नहीं है, कॉन्जुगेशन में अब नहीं है, टब शेप में आ गए। वो क्यों आ गए, इन ऑर्डर टू रिलीव देयर स्ट्रेन। ठीक है ना, ये कौन सा शेप हो गया बेटा, टब शेप लिख देते हैं यहाँ पे। ये कौन सा शेप है, टब शेप, नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक, टब शेप। ये तो बनता ही नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं होता ऐसा, वो तो हम पेन पेपर पर ड्रॉ कर देते, पर एक्चुअली में जब ड्रॉ बनाने जाओगे ना तो ऐसा बनेगा ही नहीं। वो कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ। अब यहाँ पे थ्योरी आ जाती पूरी, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स डिपेंड्स ऑन रिंग स्ट्रेन, depends on ring strain, full stop, according to Bayer's angle strain theory,
according to Bayes angle strain theory, ये अभी मैं थ्योरी नहीं समझा रही क्या है, वो थ्योरी तो हम आगे जाके पढ़ेंगे. For 8-membered cyclic compound, each interior angle must be required is, must तो 120 डिग्री हो जाता है, required is 135 डिग्री, but sp2 carbon या sp2 atom have angle 120 degree, resulting in strain of 15 degree, रिजल्टिंग इन स्ट्रेन ऑफ 15 डिग्री. मतलब देखो साइक्लिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो होती है वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड करती है, उनके एंगल स्ट्रेन पर, मतलब रिंग के स्ट्रेन पर. रिंग का स्ट्रेन जितना कम होगा कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, अकॉर्डिंग टू बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी. बस आप अभी लिख लो बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी, ऐसा नाम ही लिख लो. अभी मुझे पता है आपको पता नहीं है थ्योरी क्या है, पर बहुत सिंपल ही थ्योरी है वो भी. वो ये थ्योरी कहती है कि एक्चुअल एंगल कितना है, जब भाई 8 मेंबर 9 मेंबर 10 मेंबर रिंग में एक्चुअल एंगल अलग होता है, और जो sp2 आने से एंगल हो जाता है वो 120 डिग्री हो जाता है. समझ रहे हैं मेरी बात? तो डिफरेंस जो होता है उनके बीच का डिफरेंस, उसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं. तो वो हम ठीक है अच्छा सा फॉर्मूला आगे जाके सीख लेंगे. फिलहाल बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी ये कहती है कि 8 मेंबर रिंग 8 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड का इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, 135 डिग्री, बट sp2 एटम होने के कारण कितना होता है, 120 डिग्री, और रिजल्टिंग इन अ स्ट्रेन ऑफ 15 डिग्री. एंड ये लिख लिया, एंड in order to relieve strain, in order to relieve angle strain, in order to relieve angle strain. समझ रहे? पहले तो मुझे समझाया क्या स्ट्रेन है, उसके बाद में आपको ये बात लिख रही हूं यहाँ पे, in order to relieve angle strain, the 8-membered ring, the 8-membered ring lose its planarity. समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्या होगा, इस एंगल स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए 8 मेंबर रिंग अपनी प्लेनारिटी को क्या कर देती है, लूज कर देती है, खो देती है. और अगर एक बार प्लेनारिटी खत्म हो गई तो अब काय का एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, तो कंपाउंड क्या हो गया बेटा, नॉन एरोमेटिक. समझ रहे हैं आप बात को? एक बार प्लेनारिटी डिस्टॉर्ट हो गई, इन ऑर्डर टू relieve strain, the 8-membered ring, the planarity of 8-membered ring is distorted, या the 8-membered ring lose its planarity. और एक बार अब ये डबल बॉन्ड, ये चारों डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है. ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको 8-membered ring, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसका ऐसा. अभी किसमें नहीं है बेटा, कॉन्जुगेशन में अब नहीं है चारों डबल बॉन्ड. अब हर एटम कितना हो गया, हर एटम 120 डिग्री का एंगल बना रहा है वो, क्योंकि वो 132 डिग्री तो गेन कर नहीं पाए. अब 120 डिग्री में उनको खुश रहना है तो थोड़ा सा दूर दूर हो गए, थोड़ा सा ऐसे हो गए कि भाई 135 डिग्री तो बना नहीं पा रहे, 120 डिग्री बना लेते हैं. और इस तरीके से उन्होंने अपनी प्लेनारिटी का क्या कर दिया, लॉस कर दिया. और शेप कौन सा शेप हो गया बेटा इसका, टप शेप. ये कौन से शेप में हो गया, टप शेप. ठीक है, ये वाली बात नोट करो एक बार इसको ढंग से पूरा. बेटा प्लेनारिटी खत्म हो गई ना. हाँ, टब शेप कैसा है बेटा, देखो ये ऐसा, फिर अब टब में बैठते हैं ना तो ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, मतलब ये ऐसा शेप हो गया, ये इस टाइप का. और जब ये ऐसा शेप हो गया, ऐसा शेप हो गया, तो एक डबल बॉन्ड इधर है और एक डबल बॉन्ड इधर है और एक डबल बॉन्ड इधर सामने की तरफ ऊपर की तरफ आ गई, ये ऐसा ऐसा और ऐसा हो गया, ये टब शेप हो गया. अब एक डबल बॉन्ड इधर ऊपर है, एक डबल बॉन्ड इधर ऊपर है और दो डबल बॉन्ड इधर और इधर है. अब क्या नहीं है ये दो डबल बॉन्ड में, अब इन चारों में आपस में क्या नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है. क्यों, कॉन्जुगेशन कब होता है, व्हेन देयर इज पैरेलल ओवरलैपिंग, जब सिस्टम क्या होता है, प्लेनर होता है. कॉन्जुगेशन की बेसिक कंडीशन है, याद आ रहा है ना, रेजोनेंस तभी होता है जब सिस्टम क्या होता है, प्लेनर होता है. लेकिन क्या यहाँ पर सिस्टम प्लेनर है, नहीं, सिस्टम प्लेनर नहीं है. प्लेनारिटी का लॉस हो गया तो फिर कॉन्जुगेशन भी गया. ठीक है, ऐसे एक बार और सोचो. नहीं बेटा, अभी अन्वी चोपड़ा अब तुम बाद में कहीं से नोट कर लेना, मैं पहले वाली थ्योरी रिपीट नहीं कर पाऊंगी बेटा, मुझे पता भी नहीं कि क्या लिखा था.
आयुष से टब शेप समझ में आया? टब शेप मतलब टब कैसा शेप होता है? नॉन प्लेनर हो गया, एक प्लेन दोनों तरफ से कोने प्लेन के ऊपर की तरफ उठ गए, ये टब शेप ऐसा, एक ऊपर फिर नीचे और फिर ऊपर। चेक करो एक बार। हाँ अरे विशेष जैन, रेजोनेंस की बेसिक कंडीशन थी कि सिस्टम मस्ट बी प्लेनर और नियरली प्लेनर। देखो जरा, रेजोनेंस होगा ही तभी जब प्लेनरिटी होगी, अगर प्लेनरिटी नहीं होगी तो फिर रेजोनेंस होगा ही नहीं। विशेष जैन, प्लेनरिटी देखो जरा, प्लेनरिटी होगी तभी रेजोनेंस होगा, नहीं तो रेजोनेंस नहीं होगा। चेक करो, अभी तो एक ही स्ट्रक्चर के आज तो क्वेश्चन पहुंच ही पाएंगे आगे। अभी मैंने जो 27 क्वेश्चन दिया आप वही करना अभी तो अच्छे से। फिर तो एरोमेटिसिटी की कंडीशन में प्लेनरिटी की भी कंडीशन, ये पगली ऋषिका लिखा तो है ईच एटम मस्ट बी sp2 और प्लेनर, याद आ रहा है ऋषिका जी? ईच एटम मस्ट बी sp2 और प्लेनर, तो यहाँ पे ईच एटम sp2 तो है पर प्लेनर नहीं है, ये क्या है यहाँ पर? नॉन प्लेनर है, लिख भी देना वहां पे सर्कल लगा के। प्लेनर होना चाहिए लेकिन प्लेनर नहीं है, क्या है वहां पे? नॉन प्लेनर। ठीक है ऋषिका जी? नहीं, अन्युलिन का मतलब ही ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। अनुष्का, अन्युलिन का मतलब ही है बेटा ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चलेंगे, डबल बॉन्ड चाहिए ऑल्टरनेट पोजीशन पे, वही अन्युलिन का मतलब होता है, डेफिनेशन ही उसकी वही है। 4-annuline हितार्थ तिलक is again a very different structure. 4-annuline is actually non-aromatic compound, लेकिन उसके बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद ऐसे हो जाते हैं, उनको एक अलग तरीके से सेव करना पड़ता है, तब जाके वो मेंटेन रहते हैं। उनमें रिंग के स्ट्रेन का लफड़ा नहीं, उनमें कुछ और रीजन है। तो 4-annuline की कहानी थोड़ी अलग है, वो बाद में पढ़ेंगे। बेंजीन will also be called as annuline. बेंजीन is annuline. बेंजीन इज एनिलीन। एनिलीन एरोमेटिक होंगे या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, ऐसा कुछ नहीं है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कुछ एनिलीन ऐसे भी विच आर एरोमेटिक। बेंजीन भी एक एनिलीन है, लेकिन मैंने साउदर्न जानजरी इंटेंशनली बेंजीन की बात नहीं करी है, ठीक है मेरी बात? क्योंकि बेंजीन के बारे में तो हम सब जानते हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शन भी नहीं है, वो एरोमेटिक कंपाउंड है, सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसमें क्या बात करना। बेंजीन एनी सिस्टम जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड पूरी रिंग के अलोंग, दैट इज एनिलीन। नहीं बेटा अक्षांश दुबे, अभी सिर्फ एक पे ही बात करो, अभी हम 10, 14, 12 सब पे कल बात करेंगे, तब तक कुछ भी कंक्लूजन में मत पहुंचो, अभी 8 पे पढ़ के खत्म कर दो उस कहानी को। 14 एल्यूलिन जो होता है दैट इज वो एरोमेटिक है, और उसमें भी कुछ स्ट्रक्चर में से चेंजेस होते हैं कि वो एरोमेटिक हो जाता है, कुछ ना कुछ खास बात आई जाएगी आगे चल के। ये जो पढ़ा है हमने सिर्फ 8 एल्यूलिन के लिए पढ़ा है आज। और किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब आज के लिए तो 8 एल्यूलिन तक पढ़ के ही रोक देते हैं उसको। नोट कर लिया सबने? रब कर दें हम, अब क्लास एंड करें आप? हाँ, अब कल से अनुज महाजन, तुम कल अब आए नहीं थे शायद, इसे तुम्हें पता नहीं है, कल से ऑर्गेनिक का टाइम यही है, 2:30 से ही क्लास रहेगी, 2:30 से 4 ऑर्गेनिक का टाइम है। ठीक है, रुक जाते हैं 2-1 मिनट और। नहीं, ऐसा कुछ जनरलाइज नहीं होता, एनिलिन के स्ट्रक्चर्स को सबको अलग अलग पढ़ना पड़ता है, जनरलाइज जैसे कोई चीज नहीं है। पहली बात तो 1, 2, 3 एनिलिन बनाओगे कैसे? रिंग बनती नहीं एक मेंबर की तो, 2 मेंबर की तो। चले, चलिए अब क्लास को एंड करें।
27 क्वेश्चन दिए मैंने, वो आप कर लीजिएगा। सर की क्लास रहेगी 4 बजे से, मतलब 4 तो खैर बज गई है, पर एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं ये एंड कर देती हूँ, नया लेक्चर शुरू करना है फिर, ठीक है। अब अपन 6:15 बजे मिलेंगे, 6:15 पे बायोमेल के साथ। चलो बाय बाय, टेक केयर।